वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम भारत के प्रधानमंत्री बने। एक तरफ मोदी साहब शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ वही जिहादी ताकतें माता वैष्णो देवी पर जाती हुई बस पे उन्होंने कायराना हमला किया, जिसमें 9 लोग मारे गए। दूसरी तरफ मोदी साहब अब इलेक्शन जीते ही हैं। एक कांस्टेबल, खालिस्तानी कांस्टेबल, उसने कंगना रनावत के ऊपर अटैक किया, थप्पड़ वगैरह चलाया। उसकी सपोर्ट में तमिलनाडु की तरफ से चीफ मिनिस्टर उसकी सपोर्ट में आए, उनको प्रिविलेज देने की कोशिश की। तो ये क्या, ये जिहादी ताकतें, ये सोच वाली ताकतें अब मोदी 3.0 में ज़्यादा एग्रेसिव होंगी? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक कर्नल आर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मोदी 3.0 ये आने वाला समय मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके लिए सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। ये जिहादी ताकतें ये अपना सर पूरी तरह से उठाने की कोशिश कर रही हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, केवल जिहादी ताकतें नहीं, अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर घटनाक्रम देखें तो आप देखिए आज जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर भी मणिपुर में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, और वो पंजाब का तो आपने देख ही लिया, चंडीगढ़ में क्या हुआ। सारा लिंक कीजिए आप इसको, तो जो हम कहते हैं और जो हमने इस किताब में भी लिखी हुई है अपने भारत के अंदरूनी शत्रु, भारत के अंदरूनी शत्रु और जिहादी प्लस में, तो आप देखिए जो नॉर्थ में हुआ वो कहते हैं लश्कर ए तोयबा ने किया। आजकल एक ट्रेंड हो गया है अंग्रेजी नाम देने का, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और आपने उधर देखा जो पंजाब में हुआ वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे वो खालिस्तानी ने किया। ये जो मणिपुर में आज जो वहाँ आगजनी और वो हो रही है, उपद्रव हो रहा है, वो चर्च के द्वारा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में आज जो आगजनी हुई है, जो डीएम का जो दफ्तर और पूरा वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, उसको पूरा आग के हवाले करवा दिया गया। तो आप इसको थोड़ा मैप पर आप देखें, और ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जॉर्ज सोरोस का टूल किट जो है वो केवल वो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद का है। ठीक है, चुनाव के बाद अगर ये सब जीत के अगर इनकी सरकार अगर बन जाती तो ये फिर ये पॉलिसी डिसीजन लेते कि पूरी दुनिया हम पूरा भारत उस पर रोता रहता है। जैसा कि इस विदेशी महिला ने, आपको याद है, कम्युनल बिल लाया था, बिल्कुल, कम्युनल राइट्स बिल, जिसमें जिसमें ये था कि अगर कम्युनल राइट्स हुआ तो सबसे पहला ब्लेम हिंदू को ही जाएगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैं इनोसेंट हूँ। तो ये जो प्रोग्राम बना था, जो इनका प्लान्स था, वो प्लान्स आप एक्शन में देख रहे हैं, और ये अभी चलेगा, अभी ज़बरदस्त चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक, और हमारी सरकार तब तक सफ़र करते रहेगी, हम भारतवासी तब तक हम सफ़र करते रहेंगे जब तक कि हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इलेक्शंस को बाहर की ताकतें कैसे मैनिपुलेट करती हैं, कैसे हिंसा के द्वारा, चुनावी हिंसा या चुनाव से रिलेटेड हिंसा से वो कैसे तख्ता पलट करना चाहती। क्योंकि ये बहुत अमीर देश है, मैंने पहले भी आपको कहा, 650 बिलियन आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। एक मिनट, तो ये जो आपने रियासी में घटना घटी जो घटी है, इसके ये हिंदुओं पर हमला था। बिल्कुल, ये भारत पर ये जितने जिहादी हमले होते हैं वो इसलिए होते हैं कि भारत में हिंदू है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो ये हिंदुओं पर हमला है। अब आप सोचे साहब कि कोई पहले तो अमरनाथ यात्रा में होता था, इस बार इन्होंने कुछ जो
अपने लोग जो थे तीर्थयात्री वो वैष्णो देवी के तीर्थ पे जा रहे थे, उस पे इन्होंने हमला किया। तो ये हमले का आप ये देखो, ये सिर्फ ये हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने तो पूरा डरा दिया है हिंदुओं को वहाँ पर। और यहाँ भी हमने अपने नॉर्थ बंगाल मतलब ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, आप देख रहे हो क्या हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ आप देख लो JNK में घाटी से तो निकाल ही दिया ना उनको, स्वाभाविक रखा। तो ये वही टूल किट का हिस्सा है कि पूरा डीस्टेबलाइज किया जाए, और डीस्टेबलाइज करने के बाद जो इनके मंसूबे हैं उनको उसको पूरा किया जा सके, आपका POK से ध्यान हटाया जा सके। सही बात। वो भी एक कारण हो सकता है। और जो वहाँ पर जो कुछ ताकतें हार गई हैं, ये अब्दुल्ला और मुफ्ती उनका भी वो है भाई, वो तो मिले हुए थे। इन जितने जिहादी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये मिले हुए हैं। और यही नहीं ये आपके ये जो विदेशी महिला है, इसके लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि जब इन्होंने ISI को कांटेक्ट किया था 26/11 करवाने के लिए, तो उन्होंने लश्कर तोयबा के साथ उनका ये रखा, लश्कर तोयबा का दौरा करवाया गया, तो इनके भी ताल्लुकात। तो जितने ये टूल किट है ना, ये सभी मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान पर हमला करो, ठीक है ना। तो आखिर पाकिस्तान के खिलाफ कैसा वॉर किया जाए, आप बताइए। तुम अगर पाकिस्तान को बर्बाद भी कर दोगे, नस्तानाबूद भी कर दोगे पाकिस्तान को, तब भी जिहाद चलता रहेगा। अंदर सोच बैठी हुई है, नहीं यहाँ पे बैठे हुए नहीं, इसलिए चलता रहेगा क्योंकि जो भारत के अंदर में जो पाकिस्तान है, वो उस पाकिस्तान वो पाकिस्तान को कभी मरने नहीं देगा, कभी बर्बाद नहीं होने देगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर देखो तो आप देखो कि पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान भारत के अंदर में है। आज आप एक रेफरेंडम करवा लीजिए कि क्या पाकिस्तान, ये मुसलमानों का रेफरेंडम करवा दीजिए कि क्या पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए, आप देखिए उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये और इसलिए चलता रहेगा क्योंकि एपी सेंटर जो है पाकिस्तान का वो इंडिया में, देवबंद है, बरेलवी के संस्थाएं हैं, अहले हदीस है, जमायते इस्लामी है। ये जब तक ये दुकान भारत के अंदर में पनपता रहेगा तब तक पाकिस्तान चलता रहेगा। आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अच्छा हुआ, उसके तो 100 टुकड़े होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ? क्या जिहाद बांग्लादेश में नहीं पनप रहा है? बांग्लादेश तो छोड़ो, क्या वेस्ट बंगाल में नहीं पनप रहा है जिहाद? तो ये जब तक आप इन पर नहीं काबू पाएंगे, और हमेशा मैंने कहा है कि भारत जिहाद या इस्लामिक टेरर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, क्योंकि पूरी आइडियोलॉजी यहीं से निकल के जाती है। ये जितने ग्रुप हैं, या तो अहले हदीस है जैसे लश्कर तोयबा जैसे ग्रुप, तहरीक लबैक पाकिस्तान में बरेलवी ग्रुप है, बाकी तमाम ये जैश मोहम्मद वगैरह ये सारे देवबंदी ग्रुप है। तो यहाँ से वो पूरा ये नॉट विलियम शेक्सपियर, इनका आइंस्टाइन बैठा हुआ है यहाँ पे देवबंद में, और वहां से ये पूरा जो आइडियोलॉजी जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, उसी का पूरा एक दूसरे से पे ये डिपेंडेंट है। तो ये भारत में अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो ये आपको जमहूरियत की आड़ में ये पनपते रहेंगे।
खाते रहेंगे अंदर। डेमोक्रेसी इनको एक टूल है अपने को अपने रीच आउट को बढ़ाने के लिए, अपने आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, जिहाद के दायरा को बढ़ाने के लिए। आज आप ये जितने जो अभी ओथ लेके आएंगे, तो इनसे दो बात आप ये करवा लेना कि ओथ में ये होना चाहिए हर मुसलमान को कि मैं भारत माता की, लैंग्वेज चेंज करना चाहिए ओथ का, भारत माता की को अपनी पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। मैं दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, उम्मा, शरीयत, गजवाए हिंद जैसे रखने वाले मंसूबों को मैं उनके साथ मैं युद्ध करूंगा, या मैं उनका सामना करूंगा, उसको क्रश करने की कोशिश करूंगा। ओथ में सबमिट ऑन दीज लाइन्स आप करवा ले, वो एक सभी मुसलमान से वंदे मातरम तक तो बोलते नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब भारत माता की बोलेगा वो कि मैं भारत माता की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करूंगा, और मैं आने वाले सारी जो ऐसे वादाएं हैं, आइडियोलॉजी हैं, मैं उनका डट के सामना करूंगा। मैं गजवाए हिंद, उम्मा, शरीयत जैसे कॉन्सेप्ट्स की मैं भर्त्सना करता हूं, कुछ व्हाटएवर द फॉर्म, बट ये मुसलमानों के लिए एक ऐसा ओथ का वो बनना चाहिए, ठीक है ना। और आपने देखा कि इस बार गजवाए हिंद ने किस तरह का चुनावी आकार लिया है। बिल्कुल है। अब गजवाए हिंद तो आपने देखा ना, जब गुजरात से उठाकर एक जिहादी को ममता बनर्जी बंगाल ले गई, और वहां पर वो जाके बोलता है, वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ा था कि दादा को मत वोट देना, भाई को मत देना। दादा मतलब हिंदू बंगाली को मत वोट देना, दाऊद जैसे भाई को वोट देना। ये है मानसिकता, ठीक है। और इन लोगों को इस चुनाव में एक चीज तो हमने देख लिया कि इनको दाऊद से, लश्कर तो किसी से कोई परहेज नहीं। अभी उद्धव ठाकरे के कुछ कैंडिडेट्स जो जीते हैं, उन्होंने जुलूस निकाला और विक्ट्री मार्चेस, उसमें पाकिस्तान के फ्लैग होस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के तमाम झंडे दिखे वहां पे। भाला साहब आज होते रो रहे होते, उनकी आत्मा रो रही होती। सुनिए, एक अगाड़ी MBA का एक कैंडिडेट जिसका नाम है अमोल कीर्तिकर, उसके इलेक्शन रैली में, उसके जुलूस में उसको बड़े जोर शोर से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था एक 93 ब्लास्ट का एक्यूज इब्राहिम मूसा। अच्छा। और ये इब्राहिम मूसा वही है जो कि संजय दत्त के घर में हथियार पहुंचाया था। अच्छा, ये क्या है बता सर? मोदी साहब क्या हो रहा है? अमित शाह जी क्या हो रहा है? ये इसको समझिए कि आज की वॉरफेयर क्या है। ये इलेक्शन इज ऑल्सो ए वॉर, क्योंकि इलेक्शन ये जो इलेक्टोरल रूट है, प्रॉक्सी वॉर का ये एक इलेक्टोरल रूट भी है। आप अगर पूरे उसके देखें रिजल्ट्स को आप देखें और उसको नक्शे पे आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करें, तो आप देखिए पंजाब में खालिस्तानी, ठीक है ना, अमृतपाल को जिता दिया, अमृतपाल पे जेल में बंद है। आप वेस्टर्न यूपी ले लो, वो 4-5 सीट जो है पूरे पाकिस्तानी लौट को गया है, ठीक है। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरा, इट इज द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ जितने नॉट PFI का, सारे जिहादीज का वो एक वो पॉलिटिकल फ्रंट है। आप का मैंने महाराष्ट्र में बता दिया किस तरह से जुलूस निकले वहाँ पे। बिहार में
2 सीटें माओवादियों को गई। तो खालिस्तानी, माओवादी, जिहादी, इसके सब का आप देख रहे हो कि इनको कितना बड़ा एक इलेक्टोरल इम्पीटस मिला है। और है क्या कि इन सब के पीछे ये विदेशी महिला है। इतना दिमाग है सर? नहीं, माफिया है, माफिया। ये इसके सोच में है ये विदेशी महिला को कि अगर बेटा पीएम नहीं बना, अगर बेटा पीएम नहीं बन सकता तो ये भारत जो है उसके लिए ये धरती का बोझ है। समझ रहे हो? धरती का बोझ तो उसका पुत्र है, जो हम भारत को क्यों बोझ बना रही है वो? सुनिए उसके पूरे चुनाव का उसका यही उद्देश्य था कि इंडिया को भारत नहीं बनने देना। पूरे चुनाव में उसका उद्देश्य था, उसके और उसके बेटे का, कि भारत को इंडिया को भारत नहीं बनने देना है। और तभी वो बार बार कहता था कि इंडिया इज नॉट ए नेशन। क्योंकि जैसे ही आप भारत बोलते हैं ना, तो भारत इट रिफ्लेक्ट्स नेशनहुड। तभी बोलता था। तभी उन्होंने ये नहीं नारा लगाया इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं, भारत तेरे टुकड़े। इंडियन नेशन का मतलब हिंदुओं का टुकड़ा टुकड़ा होगा, जो हमारा सिविलाइजेशन है उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसीलिए सैम पेत्रोदा ने बोला कि कोई भारत नाम, उसका ही इम्प्लाइड कि कोई भारत नाम की चीज़ नहीं है। तो अफ्रीकन है, वो है, मंगोलियन है, क्या क्या इतने सारे रेसेस हैं, भारत क्या चीज़। ठीक है, तो उसका यही है कि मेरे को किसी तरह से भारत को डिस्ट्रॉय करना है और इंडिया को ये करना है कि ताकि यहाँ पर हम राज करते रहें और यहाँ का पैसा हम लूटते रहें। ये इसकी बेचैनी है। और अगर मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि इसका क्यों इतना इसको नफरत है हिंदुओं से, तभी तो उसने 26 से 11 करवाया। तभी तो इसका बेटा जाके वो अमेरिकन एम्बेसडर को बोला कि हिंदू टेरर सबसे बड़ा टेरर है। और इसलिए इंडिया को हासिल करने के लिए, इंडिया पर कब्जा पाने के लिए इसने पूरे मतलब चुनाव में उन लोगों से गठजोड़ किया जो कि वो भी इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, ना भारत के कॉन्सेप्ट में। सार है वही, सार बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ये माओवादी हो गए, चर्च का क्या, चर्च भी भारत शब्द से उसको बहुत नफरत है। ठीक है, तो इसका इंडिया बनाने के लिए इसने ये, इनका जो जॉर्ज सोरोस गैंग का ये था, योजना है और था भी कि कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ाना है, ये विदेशी महिला की सीटें नहीं बढ़ाना है, मोदी साहब की सीटें कम करना है। मोदी साहब की सीटें कम करना है। क्योंकि जैसे सीटें कम हो गई, मान लो 200 के नीचे चली गई, तो फिर ये सारे ये जितने एंटी नेशनल है वो मधुमक्खी की तरह तो आ ही जाएंगे। और वो कोई ना कोई ये करके मतलब कोई प्रधानमंत्री तो उसमें से बन ही जाएगा। वो जॉर्ज सोरोस बनवा देता है, उनका बनवा देता, ठीक है ना। और जैसे कैसे हुआ था पिछली बार में, पिछले आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, इन्होंने इसका यही था कि किसी तरीके से ऐसी सीटें आ जाए इतनी कि सारे मधुमक्खी एक साथ इकट्ठे हो जाए, और वही हुआ। तो उसने उस इलेक्शन में चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। वो वाई राजशेखर रेड्डी जो एक क्रिश्चियन था, और लोगों को पता नहीं भारत में, जब वो पदयात्रा पर निकला तो वो केवल वो राजनीतिक पदयात्रा नहीं था, वो इवेंजेलिकल पदयात्रा भी था। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसी विदेशी महिला ने जया ललिता को ब्लैकमेल करके
सोचो कभी कभी लगता है कि, और ये जो तमिल भाई हमारे चीज़ को सुन रहे हैं कि शर्म करो कि एक इटली से आई हुई महिला ने तुम्हारे शंकराचार्य को जेल में डलवा दिया। बिल्कुल। उस बुजुर्ग आदमी को, जो कि 1000 से ज़्यादा साल का एक संस्था है, और वो बाद में वो बरी हो गए, लेकिन उनको जेल में तो रहना पड़ा। तो ये इसका था कि जब सीटें घट जाएंगी जैसा का, तो सारे भारत विरोधी ताकतें वो इकट्ठा हो जाएंगी। और वही ट्रायल बलून था जितेंद्र जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ना, हम लोग, उन्होंने उसको एक जज ये एसेस करने के लिए कि कितने लोग हैं हमारे विचारधारा को जो कि भारत को केवल एक टुकड़ा मानते हैं, लूट का एक जरिया मानते हैं भारत को। तो उसने कहा कि भारत तेरे, और कई लोग उसको बड़ा इनकरेजमेंट मिला, देख लिया हमारे यहाँ इतने बेशरम लोग हैं, अरे बच्चे हैं, जवाहरलाल, हमने कहा बंद करो इसको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद करो अभी। तो ये सब बाहर से इंस्टिगेटेड था, और मुझे मालूम भी है कि पाकिस्तान एम्बेसी से कौन इसका संचालन कर रहा था, और ये विदेशी महिला और उसका बेटा जो संचालन कर रहा था पाकिस्तान एम्बेसी में, उसके साथ ये रेगुलर कांटेक्ट में थे। कितनी शर्म की बात है सर। ठीक है, तो ये जो ये जितने ये मधुमक्खी जो हमने कहा ना, तो ये एंटी नेशनल्स, भाई जो नेशन में नहीं बिलीव करता वो एंटी नेशनल है। तो इनके ये इन मधुमक्खियों का, जिन मधुमक्खियों का मैं बात कर रहा हूँ ना, इनका पालन करता कौन है? इनका पालन करता मैंने आपको बताया चीन है, जिसके साथ ये MOU साइन करते हैं। चीन है, चर्च है, पाकिस्तान है, अमेरिका, ये पाकिस्तान है, अमेरिका है, और इनके रूप जिहादी, माओवादी, अर्बन नक्सल्स, खालिस्तानी, जुडिशियल माफिया, और इन पूरे मधुमक्खियों का जो ढेर, जो समूह है, एक क्वीन भी होती है ना, क्वीन भी, रानी, उसकी रानी ये है, विदेशी महिला है। ये आप इसको समझ लीजिए। अब ये जो अब हम बात कर रहे थे कि ये अचानक हिंसा बढ़ गई है, नॉर्थ में देखा आपने, ठीक है, इस साइड कश्मीर में देखा, उसके बाद आपने ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट आपने इधर देखा। ये क्या याद करिए कि ये प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर का जो दायरा है वो धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है, और उस दायरे में कश्मीर और पंजाब एक तरह से इंटीग्रेट हो गए थे उनके प्लानिंग में। और पटियाला में कई ये जो जिहादी है वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में आके उसको बेस बना के, पटियाला, चंडीगढ़, खास करके पटियाला से, वैसे जगहों से वो बेस बना के वो पूरे ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो उसका भी एक हिस्सा है ये कि पहले ये कंगना रनावत वाला इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद ये इसके खिलाफ हुआ। और ये भी है कि खालिस्तानियों का जो एंटी हिंदू, वो तो लोग बात नहीं करते हैं। ये भिंडरा वाले, मुझे आज भी याद है, और लोगों की याद ताज़ा करवा सकता हूँ मैं, कि बस से उतारते थे और हिंदुओं कहते थे अलग हो जाओ, और ये उनका नरसंहार होता था। तो उस नरसंहार की तो कोई बात नहीं करता, बाकी उसके बाद की नरसंहार का अभी तक छाती पीट रहे लोग, ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा याद करना चाहिए आपको। ये दिस सेलेक्टिव मेमोरी इज नॉट, इट डजंट सर्व द कंट्री और द नेशन। तो वो थप्पड़ उसने कंगना को थोड़ी थप्पड़ मारा था, उसने सनातनियों को मारा नहीं, उसने भारत को थप्पड़ मारा, उसने भारत को थप्पड़ मारा। और थप्पड़ क्या, सोचो, जो सुरक्षाकर्मी, ये जितने सुरक्षाकर्मी होते हैं पुलिस में हो, इसमें, वो सब गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर में वो शपथ लेते हैं।
कर्तव्य निष्ठा की, अपने देशभक्ति की। और उसके बाद अगर ऐसा रवैया हो, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, शाहबेग सिंह, इन सब ने कभी ना कभी किसी चीज पे तो भाई शपथ ली होगी। तो अगर ऐसा तुम अगर गुरु ग्रंथ साहब के नहीं हुए, अपने गुरुओं के नहीं हुए, तो तुम भारत के और अपनी माँ का तुम खाकोगे। ये जो माँ का हवाला दे रही थी ना किसान आंदोलन में, इसने माँ से पूछा है थप्पड़ मारने के पहले, और अगर माता से पूछा है उन्होंने तो धन्य है, फिर सही बात, धन्य है। वो माता भी धन्य है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। हाँ, और ये जो अरे तुमको इतनी मतदानी, अगर तुम 1.25 लाख के बराबर हो तो जाओ ना यार, बॉक्सिंग में दिखाओ जाके, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, उसमें दिखाओ। है ये वर्दी की आड़ में ये कौन से तुम ये महिला अपनी मर्दानगी दिखा रही थी। भाई मान लीजिए अगर कंगना रनावत को ये मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो ये नहीं होता ही नहीं। एक आदमी इनोसेंट सा कहीं जा रहा है, उसको आपने चेक करना, आपने उसको थप्पड़ मार दिया है? और उसके बाद एक अभद्र महिला की तरह वहां पे आप चिल्ला रहे हो। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो उसका। और ये बता हाइपोथेटिकली, ये जैसे बेअंत सिंह और ये वाले जो ये लोग हैं, मतलब इस महिला, ये क्या सोचते हैं, अगर मान लीजिए कल को कनाडा में खालिस्तान बन जाता है, यहाँ तो नहीं बनने देंगे, यहाँ तो नहीं बनने देंगे। सही बात है, सनातनी कोई नहीं, ये इतना सनातन थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, लेकिन जब एक्सप्लोड होता है तो हो ही जाता है बस। फिर और भारत माता की सलाह, भारत माता का जो भी सच्चा सपूत होगा तो वो नहीं बनने देगा। कनाडा में जब बनेगा तुम्हारा, तो वहां पर तुम जाओगे तो ये मैं कनाडा में बता रहा हूं कि वहां भी तुम यही चरित्र रहेगा तुम्हारा। वो ट्रूडो को पता चलेगा, यही चरित्र होगा। अब मैं एक असली मुद्दे पे आ रहा हूं, और ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि मैंने देखा कि ये कौर महिला जो है, क्या कुलविंदर कौर, क्या कुछ ऐसी, किसका नाम है इसका, इसके सपोर्ट में बहुत लोग आ गए। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर इस महिला ने, खालिस्तानी महिला ने, भारत के जो हमारे जो राष्ट्र प्रेमी हैं, अगर वो सब मिलके इसको थप्पड़ मारने लगे तो सही बात। बिल्कुल भाई मान लीजिए सुरक्षाकर्मी तो ट्रांसफरेबल जॉब है ना ये। तो अगर मान लीजिए अगर इसी संस्कृति में लोग काम करने लगे, तो इतने बड़े भारत में बहुत से लोग राष्ट्र प्रेमी भी हैं। तो जब इसको जड़ने लगेंगे तब इसका क्या होगा। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और जो लोग, वो कौन, क्या नाम है, ददानी क्या है? वो क्या है, ही इज हार्डली ए म्यूजिशियन। कल को कोई कंटेस्टेंट जाके कहते ना अब बहुत अच्छा गाओ, एक झापड़ इसको रसद कर दे कि तूने उस देशद्रोही को वो किया था, तब ये ददानी का क्या होगा। तो बेशरम लोग हैं सर। प्रशांत भूषण को भी थप्पड़ पड़ा था। हाँ, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको ये चिकने गड़े हैं। नहीं वो एक अलग चीज था। हाँ, उसी के लिए वो भी देशद्रोह का ही बात कर रहा था कि JNK दे दो, ये दे दो। तो इसका क्या ये होगा। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जब मैं पंजाब की आपको बात कर रहा हूँ, वहां के चुनावी नतीजे की, ये तो पूरा का पूरा खालिस्तान को चला गया है। अमृतपाल को जिता दिया सर। वो मैं और पिछले बार भी मैं कहता, ये लोग कहते हैं हैंडफुल ऑफ पीपल, और ये बकवास। 90% of Punjab has become pro Khalistan. Not 90% of Punjab, I would say, but one segment. वही सेगमेंट जो कि
70 के दशक तक पता नहीं, मैं तो देखा हूँ, मैं स्कूल में था, मेरे साथ थे, तो वो जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो पहले वो आप देखोगे हॉकी प्लेयर्स के नाम उसी में से आते थे, सभी आते थे स्कूल। तो मान लीजिए कोई है धर्मपाल सिंह, किसी का प्रितपाल सिंह है, किसी का लक्ष्मण सिंह। 70 के बाद एक 80 के दशक आते आते पता नहीं है एक फैशन निकल गया है, लक्ष्मण सिंह बोपाराय है, दुष्यंत सिंह ग्रेवाल, ठीक है, लक्ष्मण सिंह औलख, ये जो फैशन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज वो जर्नैल सिंह बंडर वाले, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि ये फिनोमिनन आप देखो, उसके बाद ये पंजाब को समझने के लिए एक बहुत मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ, इनका पूरे गुरुद्वारों पे कब्जा हो गया, पूरे गुरुद्वारों पे कब्जा होने लगा। और यही सबसे ज्यादा ये कनाडा और उसके अमेरिका के ये चपेट में आए, यही लोग सबसे, इन्होंने ही वो संस्कृति बनाई, ठीक है ना। अब है क्या कि जो गुरु नानक साहब देव जी थे, बहुत बड़े संत, और उसके बाद जितने सिख गुरु हैं आप देख लो आप, उनमें से एक भी ये वाला नहीं था, ये जो जिसका मैंने बोला ना कि जो नाम के आगे ये सब लिखते हैं, किसी ने नहीं लिखा। सही बात है। किसी ने देखा आपने? नहीं, ये तो उनके फौज में भी नहीं थे। अब देख लेना महाराजा रंजीत सिंह के फौज में कौन था। उनको तो इन्होंने बिल्कुल वो बना दिया कि इनका उस पर कब्जा हो गया। तो जो इगैलिटेरियनिज्म जो था, जो कि जैसे गुरु का प्रसाद, कड़ा प्रसाद, गुरुद्वारों में सभी का कोई है, ये एक बहुत बड़ा सिख उसका टेनेट था। गुरुद्वारों पे कब्जा करने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ वर्ग का तो गुरुद्वारों में जाना भी वो डर से नहीं जाते हैं। और उससे क्या हुआ कि सिख पंथ में एक स्पिरिचुअल वैक्यूम आ गया, और वो स्पिरिचुअल वैक्यूम जो था उसको ये जितने आपके डेरा है ना, वो उसको फुलफिल करने लगे। अब है क्या, देखिए ये कितना बड़ा ये लोग गद्दारी कर रहे हैं सिख पंथ के साथ। इनका जो प्रेम जो है, कनाडा प्रेम और अमेरिका प्रेम, वो क्या करवा रहा है कि चर्च को ये बोलते हैं कि हमको भिजवा दो यार, ये पैसे ले लो, वहां भिजवा दो, कनाडा भेजा। वो कहता है कि ठीक है, हम भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा करो कि हम जो कन्वर्जन के जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करो, ठीक है, उसमें बाधा मत हो। तो आप देखोगे कि पहला चीज की स्पिरिचुअल वैक्यूम इन्होंने क्रिएट कर दिया, और दूसरा उस स्पिरिचुअल वैक्यूम को लाने के लिए उन्होंने चर्च को ले आया, और जितने डेरास थे उसके अगेंस्ट चले गए। चर्च के अगेंस्ट कभी नहीं गए हैं। आज जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा चर्च। तो ये सोचो, ये कितना, मतलब ये अपने ये पंथ के ये कितने ये लोग बड़े दुश्मन हैं, जो अपने गुरुओं के नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब की कसमें खा के ऐसे हरकतें कर रहे हैं। सर वो क्या, मैं कह रहा हूँ, आप बताओ ना, एक गुरु महाराज का आप बता दो जो कि ये सब ऐसे नाम रखते थे। उन्होंने तो सरदारी दे दी थी कि सिंह लगाओ, खत्म, बस, कोई कास्ट नहीं, कुछ नहीं। और वो बिल्कुल था कि मतलब इट इज अ कास्टलेस सोसाइटी। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। 1984 ब्लू स्टार के बाद हम लोग एक जगह हमारा ऑफ अलर्ट चल रहा था, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम कहीं पे होशियारपुर में, मुझे याद है मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, 21-22 साल की उम्र रही होगी, सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो हम ना, वो आपको मालूम है कि हम अंडरग्राउंड चले जाते हैं अपने टेंटेज, और तो मेस भी हम लोग अंडरग्राउंड, कि भाई ये सिखलाई रहे कि वॉर में सब कुछ अंडरग्राउंड होना चाहिए। तो मैं ऑफिसर मेस
की खुदाई करवा रहा था, तो उधर से लंबे लंबे बड़े बड़े वो आए, उसको एक महिला है और वो आके ऐसे कहती, सब भग गए, सब भग गए, ऐसी आया करो, तुसी ऐसी आया करो, सब भग गए। क्या ये है भाई? तो फिर उधर से एक पूरा जत्था आया और लंबे लंबे सिख बंधु थे। अब वो इतने एजिटेटेड थे कि उन्होंने कहा कि ये सब नकली सिख हैं, असली सरदार हम हैं, हमने गुरु महाराज के लिए कुर्बानी दी थी। तो फिर मुझे समझ भी नहीं आया कि कौन सा ये है, क्या है, नॉलेज बहुत कम थी। बट धीरे धीरे पता चला कि ये लोग सब जो थे ये वो जिनको मजहबी वो कहा जाता है, वो लोग थे। बहुत बाद में मुझे ये बाद में पता चला, लेकिन आज मैं फिर भी इसको जोड़ के देखता हूँ। लेकिन हाँ, जिस मुद्दे पे बिंदु पे मैं दोबारा आना चाहता हूँ कि ये ददानी और फदानी और ये सब जो सपोर्ट में आ रहे हैं, does it amount to instigation of the security personnel? बिल्कुल सर। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या इनको जेल में अभी तुरंत नहीं होना चाहिए? और क्या स्टालिन जिसने ये कौर को बोला है कि मैं तेरे को अंगूठी भेजूंगा, सोने का अंगूठी तुमको भेजूंगा, क्या वो इस देश के सिक्योरिटी apparatus का हिस्सा नहीं है? Isn't he a part of the security apparatus? है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना? वो है। और ये इतना बोलने पर क्यों इम्बोल्डन हुआ है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी पार्टी का क्या रोल था राजीव गांधी के असैसिनेशन में, और उसके बाद भी विदेशी महिला इनके इतने क्लोज है, तो वो जानता है कि हम यहाँ हम कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे लोगों को कि जब आपका चीफ मिनिस्टर हु इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी apparatus और वही अगर सबवर्ट करना चाह रहा हो, कोशिश कर रहा हो आर्म फोर्सेस पर्सनल को, तो फिर तो देशद्रोह है ही। हटाओ ऐसी सरकार को। आर्टिकल 356 हाँ, इस्तेमाल कीजिए। एक सरकार को आप बर्खास्त कर देंगे, दोबारा कोई ये नहीं करेगा। फिर ममता भी बीएसएफ को गाली नहीं देगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाएगा। सॉरी, आप एक बार करके दिखाइए। अभी मिसेस गांधी रहती तो पता नहीं कितने बात, कितनी बात, सही बात है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 356 या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दो इसको, और अगर है तो इसको इस्तेमाल करो। और मिलॉर्ड्स को भी ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं आपने किया ये पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और ये जिस दिन राहुल गांधी ने ये सब बोला था कि फौज में ये होता है और अफसर ये करते हैं और वो करते हैं और जवानों के बीच में वो डिवाइड डालने की कोशिश की थी। That's also sedition. He should be arrested. आप भी करोगे तो आपको एक सेकंड में करेंगे सर, बिल्कुल। तो ये अपने आप में लोगों को, आप भाई देखिए आज क्या है कि मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ घटना घट जाती, मैं क्या करूँगा? मैं गोली चलाना शुरू कर दूँ? एक सुरक्षा apparatus है, मैं 100 नंबर को फ़ोन करूँगा। लेकिन आप 100 नंबर को ही आप सबवर्ट करने लगे कि वो देखने लगे कि वो भी खालिस्तानी है, मान लीजिए 100 नंबर पे, तो कहते हैं कि देखो यार ये खालिस्तान के खिलाफ है, इसके यहाँ मत जाओ, मरने दो इसको। सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सर। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग।
और ये सब जॉर्ज सोरोस, उसका बेटा का एंटी सनातन बयान, इसका वो ये कहता है ना हम एथीस्ट है सब, ये सब क्रिश्चियन बने हुए हैं अंदर से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एथीस्ट है, तू एथीस्ट है तो फिर क्या, फिर परिवार के इंस्टीट्यूशन में भी मत बिलीव करो। फिर एथीस्ट सिर्फ सनातन के लिए है सर, नहीं। इस्लाम पे बोल के देखे ना। फिर तू करुणानिधि का बेटा कैसे हो गया, और उदयनिधि तेरा बेटा कैसे हो गया? एथीस्ट है तो कुछ भी नहीं है ना, फिर बाप नहीं है, माँ नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, फ्री सेक्स है, सब कुछ है। तो तुम एक फैमिली में बिलीव करते हो, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वो करते हो, और अपने आप को तुम एथीस्ट बोल रहे हो। Why do you एक बात बताओ कि एक फैमिली को एक तरह का सैंक्टिटी किस चीज से मिलता है? क्या केवल कानून से मिलता है कि मैंने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, हमको सैंक्टिटी मिल गया? Why should you be even, अगर इनके एथिक्स उनके वैल्यू से चले जाए, why should you be even called a husband and wife? उसकी सैंक्टिटी है कि जब आप कुछ कस्में खाते हो एक दूसरे के लिए, जिस तरह से मैंने बोला ना कि उसने गुरु ग्रंथ साहब पर शपथ ली होगी, तो उसी तरीके से कोई सैंक्टिटी तभी ये होता है। आप कहते हो कि मैं एथीस्ट हूं, बाप से पावर लेने से मैं एथीस्ट नहीं है कि पता नहीं मैं किसकी पैदाइश हूं, मुझे क्या मालूम। मेरा मतलब ये है कि 356 जो है वो बिल्कुल इसको यूज करें और इस सरकार को बर्खास्त कीजिए। और आप एक सरकार को बर्खास्त करेंगे, आप देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं ना, तो ये लगता है कि अरे इससे बवाल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन शायद आप अगर निर्णय नहीं लेंगे तो उससे बड़ा बवाल हो जाएगा, और वही हो रहा है। आपने जब पहली बार ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर क्रैकडाउन में जब नहीं हुआ, इतने डंडे बरसने चाहिए थे कि जिंदगी भर नहीं उठते ये, आपने नहीं किया तो शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग नहीं किया तो दिल्ली राइट्स हो गया, ठीक है। फार्मर एजिटेशन आपने नहीं इनको डंडे मारे तो ये फिर दोबारा उठ के फिर आप मोदी साहब पर इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, फिर आपने कुछ उन पर कार्रवाई कुछ नहीं तो दोबारा उन्होंने अटेम्प्ट किया। खैर अगली बार इनको डंडे पड़े, और ये डंडे की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, और केपीएस गिल को इनके मतलब वो डंडे की भाषा वो बड़े अच्छे तरह से जानते थे, कितने डंडे कहाँ बरसाने वो ठीक है, जो भी है इनका, इन्होंने उसके आगे फतवा वो इशू कर दिया, लेकिन मैं तो कहता हूं दैट मैन डिजर्व्ड अ भारत रत्न। बहुत बार मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया, क्या इंटेलेक्ट था उस आदमी का। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि देखिए ये इलेक्शन के बाद से सबको एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, जिहादी को मिली, माओवादियों को मिली, चर्च को मिला। अभी देखो अब मणिपुर में भी जो हिंसा हो रही है, ठीक है ना, खालिस्तानीज को मिली, IUML को उसको मिला, केरला के जिहादीज को मिली, महाराष्ट्र में देखो 93 ब्लास्ट वाला ओपन घूम रहा है पाकिस्तान के झंडे। सो ओवरऑल जो सिनेरियो, जो सिक्योरिटी सिनेरियो जो थ्रो अप किया इस इलेक्शन में, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ऑफ सीरियस कंसर्न। तो मैं इतना कहूंगा आपको कि ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। अगर आप इस पर ये जॉर्ज सोरोस के प्लान को आप नहीं समझेंगे, और आप भाई ऐसा आपके पास एक पूरा एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई आप प्रेडिक्ट करें कि अगला इनका क्या होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को सेंसिटाइज करें कि भाई मुझे यही इनपुट होना चाहिए कि अब आगे जाके बताओ, मुझे रिपोर्ट करो कि खालिस्तानी को क्या एक्टिविटी है, उसको प्रीएम्प्ट करो जाके। और ये अगर आप सोचते हैं कि मतलब ये हम डेवलपमेंट कर देंगे, और ठीक है सड़कें वड़के सब अपनी जगह पर है, क्या जब आप ही नहीं रहोगे तो सड़क लेके क्या करोगे आप? सही बात।
ठीक है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपने अच्छी सड़क बना दी, उस पर विचारधारा कौन सी दौड़ेगी? वेस्टर्न यूपी में अभी एक अब बहुत सारे आपने डेवलपमेंट कर दिए, उनको पानी भी दे दिया, नल जल भी दे दिया, उनको घर भी दे दिया। घर में से एक वोट नहीं डला। नहीं, घर भी दे दिया। और हमारे बड़ा विश्लेषण हो रहा है कि लोग इसलिए वो हो गए, फिर इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया, वो लोकल उससे नाराज थे। ये तो नाराज किसी से नहीं थे, ये तो सब एक हो गए। ठीक है, इनके लिए कोई वो नहीं था। तो एक ऐसा डेमोक्रेसी है कि एक मतलब कोई जो सनातन की बात करेगा वो 20% वोट पहले ही से काट के बैठा अपनी जो भी प्लानिंग करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और ये इतना लंबा मैं सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस विदेशी महिला को इतना लंबा रूट नहीं दीजिए। ये देश बेहाल हुआ है सिर्फ इस विदेशी महिला के कारण। ये सारी शक्तियां पहले से थी, में माओवादी थे, मार्क्सिस्ट थे, सब पहले थे। ये एक महिला एक पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम पार्टी में को कैप्चर करके उसने क्या किया कि इसे एक नए तरह का प्लेटफॉर्म इसने दे दिया सभी को। तो इस विदेशी महिला से डील करना बहुत आवश्यक है। और मिलॉट से मैं कहूँगा, वो नेशनल हेराल्ड केस मैं भी पढ़ा हूँ उसको, और ये तो किसी लॉ स्टूडेंट को दिखेगा मिलॉट्स, तो वो तो ब्लैक एंड वाइट केस है। कीजिए ना कुछ, जल्दी फैसला कीजिए। मतलब क्या वो क्या इतना पेचीदा मामला है आपके लिए? देखिए इसको कुछ। मैं अपनी बात यही समाप्त करूँ। व्यूअर्स, आपने सिंह साहब के विचार सुने। सनातनियों, अपनी कमर कस लो, अभी बहुत जंग बाकी है। मोदी साहब की सीटें कम हुई हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक जंग है, एक जंग है। ये राष्ट्रवादियों और एंटी नेशनल्स के बीच में, और ये जंग से मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल धर्म युद्ध नहीं, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। आप अपने विचार जरूर दीजिए। थैंक यू सर।